नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, पिछले साल 30 जून यानी 2022 में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी कल इस सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे अवसर पर देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू सामने आया है। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है। इसमें शरद पवार खेमे में भी झगड़े और कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू की। देवेंद्र फडणवीस ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने फिर से इस बात को अंडरलाइन किया है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो वो शरद पवार के ही कहने पर ली थी। शरद पवार के साथ बाकायदा एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये तय हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों मिलकर के जो नई बनने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की, इसके लिए आगे की दशा दिशा तय करेंगे, रणनीति तय करेंगे, नीतियां तय करेंगे, कार्यक्रम तय करेंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्होंने और अजित पवार ने जो सरकार बनाई थी वो एक्चुअल में शरद पवार के कहने और उनके सहमत होने पर ही बनाई थी। अब सवाल ये है कि अगर शरद पवार की उसमें सहमति थी तो वो सरकार गिर क्यों गई, टूट क्यों गई? और शरद पवार ने उस समय अपने तमाम लोगों को उन होटलों में जाकर के अपने विधायकों को मैनेज करने के लिए और वापस लाने के लिए क्यों भेजा जहां उन एमएलए को ठहराया गया था? आपको याद होगा अजित पवार ने राजभवन को एक सूची सौंपी थी अपने विधायकों की और ये कहा था कि मेरे साथ 32 एमएलए हैं एनसीपी के। उसके बाद शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन शपथ ग्रहण सुबह ही सुबह हुआ, 5:30-6 बजे के आसपास संभवतः। और जैसे ही लोगों की आंखें खुली तो उनको लगा कि ये क्या हो गया। और उसके बाद शरद पवार के पास भी लोग दौड़े दौड़े गए। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से संपर्क स्थापित किया कि ये क्या हो गया। मीडिया में ये जानकारी आ रही थी कि शरद पवार ने एक बार फिर यू टर्न लिया है या जो एमबीए बनने वाला था उसको एक तरीके से धोखा दे दिया है। तमाम तरह की बातें हो रही थी और तब शरद पवार ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है ये मेरी जानकारी में नहीं हुआ है। फिर कवायद शुरू हुई कि इस सरकार को गिराया कैसे जाए। सरकार तो गिर गई और बाद में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार भी 2.5 साल तक चली, लेकिन 2.5 साल आते आते उद्धव ठाकरे सरकार हाँफने लगी और टूट गई। विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था और राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बड़ी संख्या में विधायकों ने एक्चुअल में बगावत कर दी थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे वो मुख्यमंत्री बने। उनके साथ शिवसेना के 55 में से 40 एमएलए टूट करके आ गए थे। उनके संसदीय दल में भी बड़ा विभाजन हुआ। 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शिवसेना के टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। और बाद में जो कुछ हुआ है वो तो आपके बिल्कुल सामने है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में मैं ये बता दूं कि
बाद के घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी। कुछ टिप्पणियां जरूर राज्यपाल की भूमिका पर और स्पीकर की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट से हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो लेजिटिमेसी थी उसको अंडरलाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। और उसके बाद के जो घटनाक्रम हैं, जैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिल गई, शिवसेना का सिंबल भी एकनाथ शिंदे को मिल गया, वो बाद के घटनाक्रम हैं जो एक के बाद एक उद्धव ठाकरे और उनके कैंप को बड़े झटके लगे। अब हालत ये है कि एनसीपी सेकंड नंबर की पार्टी है जो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई है। पहले नंबर की पार्टी तो जाहिर है उद्धव ठाकरे की ही थी, और उद्धव ठाकरे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस की जो नाराज़गी है वो पहली बार सामने नहीं आई है। उन्होंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा था, और जब शिवसेना टूटी थी और ये सरकार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अक्टूबर-नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में छुरा भोंका था, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को फिर से जनादेश दिया था सरकार बनाने के लिए, और जाहिर है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही सरकार बनाने के लिए वो जनादेश आया था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके चले गए थे कांग्रेस और एनसीपी के साथ, और मुख्यमंत्री बन बैठे थे। तो देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना था कि जिन्होंने हमें धोखा दिया है, हमें उन्हें सबक सिखाना ही था। तो एक तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने उन स्थितियों परिस्थितियों का खुलासा किया है, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी पिछले साल 30 जून को, जिसे आज 1 साल पूरा हो रहा है, उसके गठन के पीछे की जो सोच थी वो भी उन्होंने बयान की है, और ये भी कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना हमारा मकसद था। दूसरे उन्होंने कहा कि जितना बड़ा धोखा हमें उद्धव ठाकरे ने दिया, उतना ही घातक हमला हमारी पीठ पर शरद पवार ने भी किया था, क्योंकि उस समय अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी तो वो शरद पवार के समन्वय की वजह से बनी थी। शरद पवार ने ही शिवसेना और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में पुल का काम किया था, समन्वय और संवाद का काम किया था, मेल मिलाप करने का काम किया था। तो वो शरद पवार को भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार मानते हैं उस घटनाक्रम के लिए। अब एनसीपी में जो कुछ चल रहा है, बहुत सारे राजनीतिक समीक्षकों का तो ये भी कहना है कि इसके पीछे भी देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची विचारी रणनीति है। और रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि एनसीपी को भी उसी तरीके से तोड़ा जाए, खंडित कर दिया जाए, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब लगभग ख़त्म कर दिया गया, यानी उनके पल्ले में कुछ नहीं बचा है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की ये नीति थी कि शरद पवार को भी अलग थलग किया जाए, और उनकी पार्टी को जिस तरीके से एकनाथ शिंदे यहाँ इनके साथ आए हैं, उसी तरीके से उनकी पार्टी के अधिकांश लोगों को लेकर के अजित पवार इनके साथ आ जाएं। तो ये रणनीति की चर्चा बहुत तेज थी पिछले दिनों, और अजित पवार कुछ चीज़ों को लेकर के अपने चाचा शरद पवार से नाराज़ भी हैं, और जो दोनों चाचा भतीजे के बीच में तनाव चल रहा है उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। कल ही एक मीटिंग का चित्र सामने आया, उसके बैकग्राउंड में एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में शरद पवार का भी फ़ोटो है, सुप्रिया सुले का भी है, प्रफुल्ल पटेल का भी है, लेकिन अजित पवार का नहीं है। अजित पवार को उस बैठक में बुलाया भी नहीं गया था। और जो घटनाक्रम इससे पहले हुआ वो ये था कि शरद पवार ने अचानक 2 कार्यकारी
अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। एक सुप्रिया सुले यानी उनकी बेटी और दूसरे प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल को संभवतः इसलिए कि पार्टी के भीतर कोई असंतोष ना हो जाए, असंतुष्टि का भाव ना हो, बगावत ना हो कि उन्होंने अपनी बेटी को ही प्रमोट किया, इसलिए एक और चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अजित पवार को कुछ नहीं दिया गया और इस कदम को ये माना गया कि अजित पवार को उनकी हैसियत बताने के लिए ही या भारतीय जनता पार्टी के जरिए अजित पवार जो कुछ कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने ये बोल्ड स्टेप उठाया है। आपको याद होगा जब इनकी आत्मकथा का संशोधित संस्करण लोकार्पित किया गया था और अंत में शरद पवार ने कहा था कि अब मैं अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं, तब पूरी पार्टी जो है वो शरद पवार के साथ खड़ी हो गई थी। और शरद पवार ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि अजित पवार और बहुत सारे एमएलए ये चाहते थे कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा जाए, ना कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की बची खुची शिवसेना के साथ। शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जो कुछ इस समय एनसीपी में चल रहा है और जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में हो चुका है, इसके पीछे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो एक्चुअल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार में राजनीतिक तौर पर घुस भरने की कोशिश में हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें फिर से एक तो उद्धव ठाकरे पर अटैक किया है और दूसरे शरद पवार पर भी ये कहते हुए हमला किया है कि शरद पवार ही चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की सरकार बन जाए और उनकी योजना के तहत ही मैंने और अजित पवार ने उस समय शपथ ग्रहण की थी। अब देखते हैं शरद पवार की तरफ से किस तरह की टिप्पणी आती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस में भी जमकर के बयानबाजी हो रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।